हर सिक्के का दो पहलू होता है। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, अच्छाई का रास्ता या बुराई का रास्ता। जो इंसान जैसा रास्ता चुनता है, ठीक उसको बिल्कुल वैसा ही फल भी मिलता है। दोस्तों, आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपना जीवन शैली बेहतर बनाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है, जिसके कारण दो व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर मात्र एक छोटी सी गलती के कारण वो महिला भी हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है। कौन है वो महिला, क्या है पूरी कहानी, बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सेचेंडी थाना। और इसी थाना का रहने वाला एक व्यक्ति ऋषभ त्रिपाठी आज से तकरीबन 2 साल पहले सन 2020 में सपना नाम की एक लड़की से शादी करके आता है। 2 साल के सफ़र में इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से व्यतीत होता है। दोनों खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को ऋषभ त्रिपाठी के दोस्त के यहाँ से शादी का आमंत्रण आता है। ऋषभ त्रिपाठी शादी अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुम भी चलो। लेकिन सपना तुरंत ही मना करते हुए, साफ इनकार करते हुए कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती, बेहतर होगा तुम अकेले जाओ और शादी अटेंड करके आओ। ऋषभ त्रिपाठी शादी अटेंड करने के लिए चला जाता है और जब रात के समय उधर से जब वापस आ रहा था, तभी कुछ लोग उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। हमला कुछ इस प्रकार से करते हैं कि ऋषभ त्रिपाठी की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। आसपास के जो लोग होते हैं तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में ऋषभ को लेकर के जाते हैं और तुरंत ही इस बात की खबर ऋषभ की पत्नी सपना को भी दिया जाता है। सपना तुरंत ही भागते दौड़ते जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी पति को इस हालत में देख करके रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। और तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और ऋषभ त्रिपाठी से इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ त्रिपाठी इस स्थिति में होता ही नहीं कि वो कुछ बोल पाता। आखिरकार ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना के ही तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले सपना से ही पुलिस पूछताछ करते हुए कहती है कि तुम्हें किसी पर शक है कि किसने तुम्हारे पति पर हमला किया है। सपना कहती है कि साहब, मुझे शक है कि मेरे पति पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पड़ोस में रहने वाला सुरेंद्र सिंह है। दरअसल सुरेंद्र सिंह कोई और नहीं बल्कि ऋषभ का ही पड़ोसी होता है और ऋषभ का ही जिगरी दोस्त होता है। अब पुलिस वालों को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऋषभ की पत्नी सपना ऋषभ के ही दोस्त का नाम क्यों ले रही है। अब पुलिस तुरंत ही सुरेंद्र सिंह के घर जाती है और सुरेंद्र सिंह से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सुरेंद्र सिंह का कहना होता है कि साहब, जिस समय ऋषभ पर हमला हुआ था उस समय मैं अपने घर पर ही था और भला मैं अपने दोस्त पर ही हमला क्यों करवाऊंगा या क्यों करूंगा। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है, लेकिन सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कि पुलिस वालों का सुरेंद्र सिंह पर शक जाए। पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि इधर हॉस्पिटल में ऋषभ त्रिपाठी का इलाज चल रहा था और फिर धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है। जब हॉस्पिटल से घर आता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है और बहुत सारी दवाइयाँ भी लिख करके देता है और कहता है कि इन दवाइयों को समय समय से लेना है। ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना भी उन दवाइयों को अपने पति को टाइम से देना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों के बाद फिर से ऋषभ की तबीयत बिगड़ जाती है। सपना नज़दीकी अस्पताल हाईलाइट हॉस्पिटल में अपने पति को एडमिट करवाती है और फिर इस बार डॉक्टर इलाज ही कर रहे थे कि ऋषभ की मौत हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी ऋषभ की मौत का कारण का पता ही नहीं चलता। इधर सपना ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस उसकी छानबीन कर ही रही थी, तभी एक क्लू मिलता है कि जिस समय और जिस वक्त जिस जगह पर ऋषभ पर हमला हुआ था उसका लोकेशन जब पुलिस ट्रेस करती है तो वहाँ पर कुछ नंबर अवेलेबल मिलते हैं जिस पर पुलिस को शक जाता है और जब पुलिस उसका डिटेल्स निकालती है तो तुरंत ही इस केस का खुलासा हो जाता है। दरअसल पुलिस वाले जब उसका डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि उसमें एक नंबर ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना का भी होता है और उस नंबर से सपना के नंबर पर एक मैसेज जाता है
27 अक्टूबर 2022 को जिस समय ऋषभ पर हमला हुआ था। मैसेज यह था कि काम पूरा हो गया और तुरंत ही इस मैसेज के जवाब देते हुए सपना भी लिखती है कि नहीं, मेरा पति अभी भी जिंदा है। तुरंत ही पुलिस उन दोनों नंबरों का डिटेल्स निकालती है और उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे जब पूछताछ करते हुए पुलिस कहती है कि आखिर तुम्हारा सपने से क्या संपर्क है, क्या रिलेशन है, तुमने ये जो मैसेज लिखा था इसका मतलब क्या है। वो दोनों व्यक्ति तुरंत ही अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। उनमें से एक का नाम होता है राजू गुप्ता और दूसरे का नाम होता है सीटू। तुरंत ही पुलिस सपना को भी गिरफ्तार कर लेती है और तीनों को सामने बैठा करके पुलिस पूछताछ शुरू करती है। सपना बताती है कि दरअसल मेरा और राजू गुप्ता का मेरी शादी से पहले ही से लव अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी के बाद भी हम दोनों के बीच का लव अफेयर कभी खत्म ही नहीं हुआ और इस बात की खबर मेरे पति को कभी मालूम ही नहीं चला। दरअसल शादी के बाद से ही कभी भी मेरे पति के साथ ठीक ठाक समय गुजरा ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे पति के साथ नहीं गुजर सकती, लेकिन मेरे पति के पास ढेर सारी संपत्ति थी। इसीलिए मैंने ये षड्यंत्र बनाया कि मैं अपने पति के सारी संपत्ति को अपने नाम करा लूं और फिर अपने पति को ही इस दुनिया से हटा दूं। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए, इस प्लान को अंजाम देने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था। जब 27 अक्टूबर 2022 को ऋषभ का ही दोस्त की यहाँ से शादी का आमंत्रण आया तो मैंने पूरे प्लान के बारे में राजू गुप्ता को बताया और फिर जब ऋषभ शादी अटेंड करके वापस आ रहा था तो मेरे ही षड्यंत्र के हिसाब से राजू और उसके दोस्त ने मिल करके ऋषभ यानी कि मेरे पति पर हमला किया था। दरअसल उस समय ऋषभ को इस दुनिया से हटाना था, लेकिन ऋषभ अपने खुशकिस्मती से बच गया था। लेकिन जैसे ही ऋषभ जो है हॉस्पिटल से घर आया, मैंने एक सीरियल देखा जिससे पता चला कि अगर दवाइयों को ओवरडोज दिया जाए तो फिर इंसान धीरे धीरे मौत के कगार पर चला आता है। और फिर मैंने उल्टे सीधे करके ऋषभ की जो दवाइयाँ थी उनको मैंने ओवरडोज करके ऋषभ को देना शुरू कर दिया। लेकिन दवाइयाँ मैं पास के ही पड़ोस के ही मेडिकल विश्वकर्मा की दुकान से लाया करती थी। जब इतनी सारी दवाइयाँ मैं लाने लगी तो विश्वकर्मा को भी शक होने लगा और एक दिन उसने मुझसे पूछ ही दिया कि आखिर तुम इतनी सारी दवाइयाँ करती क्या हो। मुझे लगा कि अब मेरा राज खुल जाएगा, इसीलिए मैंने अपने हुस्न के जाल में विश्वकर्मा को भी फंसाया और सारे षड्यंत्र के बारे में मैंने विश्वकर्मा को बता दिया। जब विश्वकर्मा को इस बारे में पता चला, मेरे षड्यंत्र के बारे में पता चला, तो वो भी मेरे प्यार में पागल हो गया और मेरे षड्यंत्र में शामिल हो गया। और एक दिन मेरे घर पर आकर के उसने ही मेरे पति को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे कि मेरे पति का लीवर डैमेज हो गया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही मैंने अपने पति को हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट करवाया, इलाज के दौरान ही मेरे पति की मौत हो गई। दोस्तों, सपना जब ये पूरी दास्तान पुलिस के सामने बताती है तो तुरंत पुलिस जो है मेडिकल के मालिक विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर इस तरह से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहे हमेशा अलर्ट रहे, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।